नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कल्चर पर। मित्रों, हमारे सबके प्रिय कुमार साई प्रीतम जी पुनः एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, विंशोत्तरी दशा। इतना इंपॉर्टेंट विषय है, इस पे इतना संशय और इसका उपयोग करना सही तरीके से इसका प्रयोग करना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आता ही नहीं। बड़े बड़े नाम है लेकिन दुख होता है कि वो इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज आपको वो बहुत सिंपल वर्ड्स में और बिल्कुल एक्यूरेटली सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज की हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स थ्रू विंशोत्तरी दशा। आज जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे लैंग्वेज सिंपल हो मगर एक एडवांस्ड अप्रोच है। तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ज्योतिषी में एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होनी चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। हम बेसिक से एडवांस तक गति करेंगे। इसलिए अगर हम कंटेंट देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, फिर विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस, फिर स्पैन ऑफ महादशा, स्पैन ऑफ अंतरदशा, दशा बैलेंस कैसे करते हैं, फिर एक दशा लॉर्ड रिजल्ट कैसे डिलीवर करते हैं उसको देखेंगे। अब एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोग्रेस्ड लग्न। फिर देखेंगे रोल ऑफ नवतारा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। फिर शनि और शुक्र की एक म्यूचुअल जो दशा अंतरदशा होता है कि प्रॉब्लमेटिक और अच्छा भी होता है किस किस केस में, उस स्पेशल केस को हम देखेंगे और फाइनली कंक्लूजन देंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, अगर हम बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय पंडित पद्मनाभ शर्मा जी के अगर दशा अध्याय चैप्टर को खोलें तो उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक अगर देखें तो क्या लिखा गया है। सबसे पहले तीसरे श्लोक को देखिए कि दशा बहुविधस्तासु मुख्य विंशोत्तरी मता कश्चित अष्टोत्तरी कश्चित कथिता षोडशोत्तरी। ये श्लोक क्या बता रहे हैं आपको कि हमारे जो बहुत प्रकार के दशा हैं, इनमें से जो प्रोमिनेंट दशा है वो विंशोत्तरी दशा माना गया है। फिर जो सेकंड लाइन में लिखा गया कि कश्चित दष्टोत्तरी कश्चित कथिता षोडशोत्तरी, इसका अर्थ क्या है कि विंशोत्तरी दशा के अलावा जो प्रमुख और दो दशाएं दशाएं हैं, वो एक अष्टोत्तरी है, दूसरा षोडशोत्तरी है। और अष्टोत्तरी दशा कैसे एनालिसिस किया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर अगर चौथे और पांचवें श्लोक को हम देखें कंबाइंडली, तो ये क्या किया है कि दूसरे कुछ जो दशाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज ये प्रदान कर रहा है। वो दशाएं क्या क्या हैं? द्वादशोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दिका, चतुर्शती समा, द्विसप्तति समा, षष्ठी समा एंड षट्त्रिशत समा। ये जो सारे के सारे दशाएं यहाँ पे लिखाए गए हैं वो सारे के सारे नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम है, राशि बेस्ड नहीं है। अब देखिए विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस बृहद पराशर होरा शास्त्र के दशा अध्याय के अगर हम 12th 13th 14 श्लोक को देखें, क्या लिखा गया है। कृतिकातः समारभ्य त्रिरावृत्य दशाधिपः आचंकुरा गो स बु के सुपूर्वा विहगा क्रमात्। देखिए कृतिका नक्षत्र से अगर हम गिनना शुरू करें, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, तो ये जो 9 नक्षत्र रहे, इनको क्रमांक से अगर हम देखें, क्रम से सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सटर्न, मरकरी, केतु, वीनस की जो लॉर्डशिप है वो दे दिया गया है। अर्थात कृतिका नक्षत्र का स्वामी हो गया सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा, मृगशिरा का मंगल, एज एंड सो ऑन। वैसे ही नेक्स्ट जो दो, जो 9 नक्षत्र रहेंगे, उनकी भी जो स्वामित्व है वो सूर्य से लेके वीनस तक इसी क्रमांक में रहेंगे। तीसरे राउंड में जो 9 नक्षत्र आएंगे उनका भी क्रमांक में जो स्वामी रहेंगे वो सूर्य से लेके वीनस तक रहेंगे, यानी कि सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सटर्न, मरकरी, केतु एंड वीनस। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो 27 नक्षत्र हैं, इनको 9 प्लैनेट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक प्लैनेट के अंदर 3 3 नक्षत्र रह जा रहे हैं। अगर हम उनका 13 श्लोक देखें, क्या लिखा गया है। वह्नि भाजन भग्न यावत या संख्या नवष्टिता सहसाद्य सधिपो ययस्तमारभ्य दशांगनयत। तो वह्नि भाजन भंग यावत, इसका अर्थ क्या है कि अग्नि, कृतिका नक्षत्र स्वामी क्या है, अग्नि है।
तो कृतिका नक्षत्र से हम गणना शुरू करेंगे। हमारा जन्म नक्षत्र जहां पे आएगा वहां तक हम गणना करेंगे। वो जो अंक निकलेगा उसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकलेगा, वो जो डिजिट निकलेगा, सूर्य से उतना डिजिट हम आगे गिन लेंगे। जहां पे वो रुकेगा, वो वाला दशा स्वामी, वो वाला जो प्लानेट है, एज आवर इनिशियल दशा स्वामी होगा। एग्जाम्पल में बाद में समझेंगे। ये जो 14वां श्लोक है उसमें क्या लिखा गया है कि विंशोत्तरशतं पूर्णमायु पूर्वमुदरितं कलौ विंशोत्तरी तस्मात् दशा मुख्य द्विजोत्तम। देखिए हमारा जो कलयुग है, यहाँ पे एक एवरेज ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन है वो 120 साल है। और विंशोत्तरी दशा की भी एवरेज जो हमारा मैक्सिमम स्पैन है वो 120 साल है। इसीलिए कलयुग के लिए विंशोत्तरी दशा सिस्टम को ही सब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए सर्वोत्कृष्ट दशा सिस्टम माना गया है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, चलिए। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको समझाने के लिए, सपोज एक पर्सन, उनका जो जन्म हुआ है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तो उसकी जो इनिशियल दशा आएगी, किसकी आएगी, कैसे पता लगाएंगे कि कृतिका नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र तक गणना कर देंगे। कितना आएगा? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, छठे पे आ रहा है। वो जो डिजिट 6 निकला, इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। डिविजिबल तो है नहीं, तो रिमाइंडर आएगा 6। अभी ये जो विंशोत्तरी दशा का क्रमांक है, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, ऐसे जो क्रमांक है, इसका अगर हम सूर्य से लेके छठवां प्लैनेट अगर देखते हैं क्या आ रहा है, तो क्या आएगा? सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सटर्न। अर्थात ये जो 13वां श्लोक है वो क्या वर्णना कर रहा है कि जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म ग्रहण किया है, उसकी जो इनिशियल दशा आएगी वो शनि की दशा आएगी। ये जो हमने विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस पढ़ा है, इसको अगर हम एक टेबल में लिखते हैं तो ये आएगा, देखिए, कि जो जो व्यक्ति की जन्म नक्षत्र कृतिका, उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ़ हुआ, उनकी जो इनिशियल दशा है वो सूर्य की। रोहिणी, हस्ता, श्रवण या मून की। मृगशिर, चित्रा, धनिष्ठा में मार्स की। आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा में राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद में जुपिटर। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद में शनि। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में मरकरी। मघा, मूल, अश्विनी में केतु। और पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र की महादशा, शुरुआती महादशा होगी। अब देखिए, स्पैन ऑफ महादशा, इसको जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट को कितना महादशा एलोकेट हुआ है, उसको जानने के लिए हम मान सागरी को रिफर करेंगे। मान सागरी के 5th चैप्टर के अगर 3rd श्लोक को देखें, क्या लिखा गया है कि सूर्य विंशतिमो भागा शशिनी द्वादश स्मृतः। तो पहले बीट बाय बीट गति करते हैं। सूर्य विंशतिमो भागा अर्थात 120 साल का जो स्पैन है, उसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 साल मिलेगा, जो कि सूर्य को प्रदान किया गया है विंशोत्तरी में। फिर लिखा गया शशिनी द्वादश स्मृतः। 120 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा क्या? 10 साल वो चंद्रमा को प्रेजेंट किया गया है। फिर लिखा गया है सूर्य षड भाग युग भौम दशा चांतर दशा भवे। अर्थात सूर्य की महादशा 6 साल का है, उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो निकला 1। अगर उसी 1 को सूर्य के दशा में ऐड कर देंगे तो निकलने का 7। वो जो 7 निकला वो मंगल की महादशा के स्पैन में। अब चौथे श्लोक को देखिए। आदित्य त्रिगुणो राहु। आदित्य कौन है? सूर्य। वो सूर्य का दशा 6 साल में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा 18 ईयर्स, जो कि राहु की दशा है। फिर है रवि चंद्र युतो गुरु। सूर्य का दशा 6 साल, चंद्रमा का 10 साल, ऐड कर देंगे निकलेगा 16, जो कि गुरु को दिया गया है। फिर लिखा गया सूर्यस्त्य द्विगुणो भूमे मीलितस्तु सनो भवेत। अर्थात हम अगर सूर्य के दशा को डबल कर दें निकलेगा 12, उसमें भौम अर्थात मंगल की दशा 7 साल को ऐड कर देंगे तो निकलेगा 19। ये शनि की दशा स्थान है। अब 5वें श्लोक को देखते हैं। बुधे चंद्र युतो भौम केतु मंगल वत्तदा। बुधे चंद्र युतो भौम अर्थात क्या है? चंद्र का दशा क्या है? 10 साल, मंगल का 7 साल, ऐड कर देंगे तो किसका नहीं मिलेगा? 17 साल, बुध का दशा स्थान मिलेगा। फिर केतु मंगल वत्सदा, पूजावत केतु बोलते हैं ना, क्योंकि केतु मंगल की तरह ही एक्ट करता है, तो इसीलिए क्योंकि मंगल को 7 साल मिला है, इसके लिए केतु को भी 7 साल एलोकेट कर दिया गया है। और लास्ट लाइन में ये लिखा गया है चंद्रस्य द्विगुणो शुक्रो दशा मानम प्रकृतितम।
अगर चंद्र की दशा 10 साल को डबल कर दें तो 20 साल निकलता है, जो कि सूर्य की दशा है। और ऐसे ही सूर्य से लेकर शुक्र तक 9 प्लैनेट्स को दशा स्पान एलोकेट कर दिया गया है। अब देते हैं स्पैन ऑफ अंतर्दशा। महासागरी के 5th चैप्टर के जो 8th श्लोक है उसको देखिए। दशा दशा हता कार्या दशा भर भाग महरत यलब्धं स भवन मास स्त्रिघ्नं ससंग दिनं भवे। तो ये दशा दशा हता कार्या दशा भर भाग महरत, इसका अर्थ क्या है कि जिस प्लैनेट की महादशा और जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही होगी, उन दोनों प्लैनेट्स को विंशोत्तरी दशा में कितना टोटल स्पैन दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर नीचे के लाइन में क्या लिखा है, यलब्धं स भवन मास स्त्रिघ्नं ससं दिनं भवे। तो उसका जो क्वोशिएंट निकलेगा वो बोलेगा हमको नंबर ऑफ मंथ्स। वो जो रिमाइंडर निकलेगा इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, सूर्य की अंतर्दशा राहु के महादशा के अंदर कितना स्पैन कैरी करेगा, कैसे निकालेंगे कि सूर्य के टोटल दशा क्या है, 6 साल का, राहु का 18 साल का। अब हम क्या करेंगे, 6 × 18 कर देंगे तो निकलेगा 108। उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 108 को 10 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 10.8, यानी कि कोशेंट है 10, रिमाइंडर है 8। चूंकि कोशेंट 10 निकला, इसका अर्थ क्या है कि 10 महीने। अब जो रिमाइंडर 8 निकला, इसको 30 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा 24। अर्थात राहु की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा होगी वो 10 महीने और 24 दिन तक रहेगी। अब देखते हैं बैलेंस ऑफ दशा। देखिए, बैलेंस ऑफ दशा में मेनली 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है कि जब कोई व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है तो उसके हॉरोस्कोप में चंद्रमा का क्या लॉन्गिट्यूड है उसको हम नोट कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि वो जन्म का जो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है उसको नोट करेंगे, और वो नक्षत्र का एंडिंग डिग्री क्या है। सपोज किसी के जन्म के वक्त चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, तो कृतिका नक्षत्र का एंडिंग डिग्री क्या है, 10 डिग्री टॉरस, तो उसको हम नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2 में हमको जो लॉन्गिट्यूड मिला और स्टेप नंबर 1 में जो लॉन्गिट्यूड मिला, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब हमको उसमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम टोटल दशा स्पैन उस नक्षत्र लोड को क्या एलोकेट कर दिया है उसके साथ इक्वेट करवा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है वो जन्म के बाद उनका जो चंद्रमा है वो 8 डिग्री 58 मिनट वर्गों में है, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4th क्वार्टर में। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है हम चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड को लिख देंगे जो कि है 8 डिग्री 58 मिनट वर्गों। अब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के एंडिंग डिग्री क्या है, 10 डिग्री वर्गो, उसको लिख देंगे। अब स्टेप नंबर 2 में जो लॉन्गिट्यूड मिला उसको हम स्टेप नंबर 1 के लॉन्गिट्यूड से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 डिग्री वर्गो माइनस 8 डिग्री 58 मिनट वर्गो, तो वो निकलेगा 1 डिग्री 2 मिनट, अर्थात 62 मिनट। अब देखिए, एक नक्षत्र के टोटल स्पैन है 13 डिग्री 20 मिनट, अर्थात कन्वर्ट करेंगे तो 800 मिनट। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी टोटल स्पैन होगा 800 मिनट का। उसके लॉर्ड कौन है, सूर्य, जिनका दशा स्पैन है 6 साल का। तो 800 मिनट इक्वल टू 6 साल, 1 मिनट इक्वल टू 6/800। चूंकि रिमेनिंग स्पैन 62 मिनट का ही बचा है उस नक्षत्र का, तो 62 मिनट इक्वल टू 6/800 इंटू 62, ये निकलेगा 0.465 ईयर्स और 5 महीने और 17 दिन। ये क्या दर्शा रहा है कि अगर एक व्यक्ति 8 डिग्री 58 मिनट वर्गो वाले जन्म के चंद्रमा को कैरी करता है, तो क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4th क्वार्टर में जन्म हुआ है, तो ये सूर्य के एंटायर 6 साल में से सिर्फ 5 महीने और 17 दिन ही अपने इनिशियल महादशा में भोग कर पाएगा। बट उसके बाद जो चंद्रमा मंगल राहु वगैरह की दशा आएगी वो उसको पूर्ण मात्रा में भोग करेगा। अब देखते हैं कि एक दशा स्वामी रिजल्ट कैसे डिलीवर करता है। ठीक है, जब कभी हम कोई दशा प्लानेट को 6 8 12 में देखते हैं तो डर जाते हैं कि भैया 6 8 12 में बैठा है तो बड़े सारे खतरनाक खतरनाक रिजल्ट देगा। तो वो एक्चुअली हम गलत सोचते हैं। जब कभी भी दशा स्वामी जिस किसी भाव में बैठ जाता है तो वो भाव
एक सोर्स बन जाता है। किस इवेंट का सोर्स बनता है? वो दशा स्वामी, जिन भावों का स्वामी होता है, उन भावों में जो इवेंट होता है उसको फ्रक्टिफाई करने के लिए जो सोर्स बनता है, वो सोर्स वाला भाव उस दशा स्वामी का प्लेसमेंट बताता है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे बाद में। पहले आप ये याद रखिए कि दशा स्वामी जिस भाव में बैठता है वो भाव बन जाता है सोर्स, नॉट द रिजल्ट, इट बिकम्स द सोर्स। अब वो इवेंट या रिजल्ट कैसे मिलता है? ये चार तरीके से मिलता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूं। सबसे स्ट्रांगली दशा स्वामी के नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट मिलता है। फिर रिजल्ट मिलता है कि दशा स्वामी D1 चार्ट यानी कि नेटल चार्ट में किन किन भावों का ओनरशिप रख रहा है। फिर रिजल्ट मिलता है कि दशा स्वामी जिस प्लैनेट के साथ साइन एक्सचेंज में अगर हो, तो वो साइन एक्सचेंज वाला प्लैनेट किन किन भावों का स्वामित्व कैरी कर रहा है। और चौथे में मिलता है कि दशा स्वामी अगर किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हो, या फिर किसी प्लैनेट से वो एस्पेक्ट रिसीव कर रहा हो विद इन इट्स ओर्ब, यानी कि उसका जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, तो उसका जिससे वो एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है या फिर जिसके साथ वो कंजंक्शन में हो, वो वाला प्लैनेट किन किन भावों का ओनरशिप D1 चार्ट में कैरी कर रहा है। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे एक प्लानिटरी ऑर्ब लिखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ। देखिए, प्लानिटरी ऑर्ब जो होता है वो एक्चुअली रेंज बताता है कि एक प्लानेट की एक अगर एक भाव में बैठ जाए तो उसका इन्फ्लुएंस कितने रेंज तक रहेगा। सूर्य का रेंज है 15 डिग्री तक, मून का 12 डिग्री, मरकरी 7 डिग्री, वीनस 7 डिग्री, मार्स 8 डिग्री, जुपिटर 9 डिग्री और शनि 9 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो 8 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री लिखा गया है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज आपकी कुंडली में मंगल जो ग्रह है वो 15 डिग्री एरीज में बैठा हुआ है, उसका orb ऑफ इन्फ्लुएंस है वो 8 डिग्री है, यानी कि 15 डिग्री से 4 डिग्री आगे और 4 डिग्री पीछे। तो अगर कोई भी प्लानट 11 डिग्री एरीज में बैठा हो, वो 4 डिग्री रेंज के अंदर है, तो उस पे मंगल का इन्फ्लुएंस रहेगा। मगर वो प्लानट अगर आपका 2 डिग्री एरिस में बैठा है, उसके ऊपर प्लानट मंगल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, क्योंकि वो 4 डिग्री पीछे वाला रेंज से बाहर हो गया है। अब एग्जाम्पल समाप्त हुआ। अब राहु केतु पे आते हैं। देखिए देखिए राहु केतु छाया ग्रह है। अगर आप बृहद पराशर पढ़ेंगे, उत्तर कलामृत पढ़ेंगे, फल दीपिका पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, बड़े सारे टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सब में राहु केतु के राशियों को लेके बड़े सारे कंट्रोवर्सीज हैं। कोई बोलता है कि राहु की स्वराशि है एक्वेरियस, तो कोई बोलता है राहु की स्वराशि है वर्गो, कोई बोलता है टॉरस में उच्च हो जाता है, तो कोई बोलता है टॉरस में नीच हो जाता है, कोई बोलता है कैंसर साइन को अपना साइन मानता है। तो क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, तो राहु केतु अगर किसी भाव में बैठ जाए या किसी राशि में बैठ जाए तो उनका रिजल्ट उनकी दशा में अनप्रेडिक्टेबल होता है। राहु केतु मेनली अपने नेचुरल कारक तत्वों के रिजल्ट देते हैं अपने दशांतर दशा में। और इसी के साथ ही ये जो फोर्थ पॉइंट है, यानी कि वो अगर किसी प्लानेट के साथ कंजंक्शन में बैठे विद इन द और या फिर एस्पेक्ट रिसीव करें, तब जाके वो उनके रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। अदरवाइज वो राशि स्वामी के ही रिजल्ट देंगे और अपने नेचुरल कारक तत्वों के ही रिजल्ट देंगे। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको। धनु लग्न की कुंडली है, इसके चौथे भाव में देखिए 5 प्लैनेट हैं, सन, वेनस, सैटर्न, मरकरी, केतु। सबसे पहले शुक्र पे आते हैं। देखिए सपोज किसी की शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र इस चार्ट में चौथे भाव में बैठा है, तो चौथा भाव बन जाएगा सोर्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, घर का सुख हो गया। तो चौथा भाव इनका बन गया सोर्स। रिजल्ट क्या मिलेगा? जब रिजल्ट की बात करेंगे तो प्राइमरीली क्या मिलना चाहिए? शुक्र की अपने नेचुरल कारक तत्व। फिर क्या मिलेगा? शुक्र यहाँ पे 6th और 11th लॉर्ड का स्वामी है, अर्थात 6th लॉर्ड क्लेश दिखाता है, तो इनको अपने जो होम एनवायरमेंट है उसमें इनको क्वारल वगैरह का शिकार होना पड़ सकता है। या फिर वो 11th लॉर्ड भी है, तो इनको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ भी हो सकता है। यू कैन डिसाइफर लाइक दैट। अब इसको इतना ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये शुक्र बड़े सारे प्लैनेट से घिरा हुआ है, सन, सैटर्न, मरकरी, केतु से। देखिए सन की डिग्री है 13 डिग्री, और वो इन्फ्लुएंस प्लस माइनस 7.5 डिग्री है। शनि है 16 डिग्री का, उसका भी और ऑफ इन्फ्लुएंस प्लस माइनस 4.5 डिग्री का है। क्योंकि वीनस इनके आसपास बैठा है और ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, तो वीनस अपनी दशा में अपने रिजल्ट देने के साथ साथ शनि और सूर्य का भी रिजल्ट देगा, यानी कि सेकेंड,
थर्ड और नाइन्थ हाउस का भी। मरकरी का देगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि मरकरी 29 डिग्री है, और मरकरी का जो रेंज है वो 7 डिग्री है, यानी ±3.5 डिग्री। वीनस बैठा है 12 डिग्री में, तो मरकरी की रेंज मैक्सिमम 25 डिग्री तक की है। तो चूंकि वीनस मरकरी से दूर बैठा है, केतु से भी दूर बैठा है, तो वीनस सिर्फ और सिर्फ शनि और सैटर्न का रिजल्ट दे सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मरकरी 29 डिग्री। देखिए यहाँ पे मंगल जो है वो लियो साइन में बैठा है, नाइन्थ हाउस में। उसकी जो अष्टम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में जा रहा है। अब चतुर्थ भाव में पांच पांच प्लैनेट बैठे हैं। क्या मंगल की दृष्टि सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है? सबको नहीं कर रहा। मंगल 29 डिग्री में है, मरकरी 29 डिग्री में है, और बाकी सारे 13, 12, 16, 5 डिग्री में है। तो आसपास भी नहीं है ओवरबर्ड इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मंगल का ओवरबर्ड इन्फ्लुएंस ±4 डिग्री है। तो इसका वजह से जब कभी मरकरी की दशा आएगी, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट मरकरी पे जा रहा है, तो मरकरी सेवेंथ और टेंथ हाउस का रिजल्ट देने के साथ साथ पंचम भाव और 12वां भाव, जो कि मंगल की राशियां वो कैरी कर रहा है, उसका रिजल्ट भी वो देगा। अब सैटर्न जुपिटर पे आते हैं। देखिए सैटर्न मीन राशि में बैठा है, जुपिटर मकर राशि में बैठा है। यानी कि सैटर्न बैठा है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठा है सैटर्न की राशि में, साइन एक्सचेंज हुआ है। तो सैटर्न चूंकि चौथे भाव में बैठा है और बृहस्पति के साथ साइन एक्सचेंज हुआ है, तो सोर्स जब बनेगा इवेंट का सैटर्न के दशा में, वो फोर्थ हाउस के साथ साथ सेकंड भाव भी बनेगा। और जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट जो है वो सेकंड और थर्ड भाव के साथ साथ फर्स्ट और फोर्थ हाउस के भी मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ हाउस का स्वामी बृहस्पति है। अब केतु पे आते हैं। देखिए केतु 4 प्लैनेट से सराउंडिंग है, मंगल से दृष्टि भी है, मगर केतु की डिग्री है 5 डिग्री। बाकी सब 13, 12, 16, 29, 29 के हैं। तो केतु चूंकि इनके ओवरऑल इन्फ्लुएंस से पूरा बाहर है, तो केतुओं पे जब केतु की दशा आएगी, तो ये किसी का भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो किसका रिजल्ट देगा? वो अपने जो नेचुरल कारक तत्व है उसका रिजल्ट देगा। और इसके साथ ही चूंकि ये बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठा है, तो ये बृहस्पति की तरह एक्ट करके धनु राशि क्योंकि लगन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लगन और फोर्थ हाउस का रिजल्ट इसके साथ देगा, और किसी का रिजल्ट को देने में असमर्थ रहेगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट अभी बोलने जा रहा हूँ, ये पूरी नई कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों के लिए। उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस्ड लग्न। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जन्म के वक्त किसी के चंद्रमा 0 डिग्री सजिटेरियस में बैठा है, यानी कि मूल नक्षत्र के बिगिनिंग में। मूल नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। तो इनिशियल जो 7 साल केतु का रहा, उसमें मूल नक्षत्र का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब केतु के बाद शुक्र का दशा आता है 20 साल का। तो शुक्र की दशा जब 20 साल का आएगा, तो मूल नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? पूर्वाषाढ़। तो वीनस के एंटायर 20 साल में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का इन्फ्लुएंस रहेगा। फिर सूर्य में रहेगा उत्तराषाढ़ का, मून में श्रवण का, मार्स में धनिष्ठा, राहु में शतभिषा, जुपिटर में पूर्व भाद्रपद, शनि में उत्तर भाद्रपद और मरकरी में रेवती का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। आप प्रोग्रेस लग्न कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये नोटिस कर देना है कि आपको किसकी दशा चल रही है। जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, आपके जन्म नक्षत्र जहाँ पे है, उसके बाद वो वाला प्लैनेट का नक्षत्र कौन सा आ रहा है वो मार्क कर दीजिएगा। वो वाला प्लैनेट, वो जो प्लैनेट का नक्षत्र निकला वो किस राशि में आ रहा है वो आप मार्क कीजिएगा। उस राशि को आप अब बर्थ चार्ट को रोटेट करके लगन बना दीजिएगा, तो आपको प्रोग्रेस लगन मिल जाएगा। ये जो प्रोग्रेस लगन चार्ट बना, इसके ऊपर हम बाद में तो डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप कुछ नोट ये कर लीजिए कि सपोज किसी की चार्ट में, जैसे कि हम कृतिका नक्षत्र के बाद चल रहा था, तो कोई व्यक्ति सपोज अश्विनी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो केतु की दशा चली, फिर चलेगी शुक्र की 20 साल, फिर सूर्य की 6 साल की आएगी। तो सूर्य की जब 6 साल की आएगी, तो सूर्य के जो फर्स्ट क्वार्टर है वो सिर्फ एरिस में है। तो जब सूर्य की दशा की शुरुआती फेज होगी, तो उस केस में एरिस साइन को लगन बना देना है एज ए प्रोग्रेस लगन। जब सूर्य की 6 साल में से 1/4 समाप्त हो गया, 3/4 बच गया दशा, तो उस 3/4 बचा दशा में आप टॉरस साइन को लगन बना देंगे। तो आपका प्रोग्रेस चार्ट जो है वो टॉरस लगन बन के आएगा, और वहां पे आपको महादशा अंतरदशा की जो प्लैनेट्स है उसका एनालिसिस करना है। यहाँ पे एक नोट ये है कि देखिए प्रोग्रेस लगन क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस लगन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि
दशा अंतरदशा तो सोर्स इवेंट रिजल्ट बताएगा, मगर आपका जो महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, तो इस बीच में आपके जीवन का जो ओवरऑल क्वालिटी, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि प्रोग्रेस्ड लगन में आपका प्लैनेट कहाँ गया है। क्योंकि विंशोत्तरी दशा एक नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम है, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से हम लगन को प्रोग्रेस करवा रहे हैं। इसके वजह से जो क्वालिटी वो हमको दे रहा है उस पर्टिकुलर फेज में, ओवरऑल क्वालिटी कि लाइफ ओवरऑल कैसा जा रहा है, ओवरऑल आपका गेन है लॉस है क्या है, वो आपको प्रोग्रेस लगन ओवरऑल आपको बता देगा। अब देखिए रोल ऑफ नवतारा। नवतारा के बारे में जानने के लिए सत्य जातकम, जिसको ध्रुव नाड़ी बोलते हैं, वो आप रिफर कर सकते हैं। उसका जो दशाफल अध्याय है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपका एक जन्म नक्षत्र है जिसको जन्म तारा भी बोलते हैं, उसका अगर वन काउंट करके चलें तो उससे जो सेकंड आएगा उसको बोलते हैं संपत तारा, तीसरे को विपद, चौथे को शेम, पंचम को प्रत्यरि, छठे को साधक, सातवें को वध, आठवें को मित्र और नाइन्थ को परम मित्र तारा बोलते हैं। जब कभी भी संपत तारा, शेम तारा, साधक तारा और मित्र तारा की दशा चलती है तो वो ऑस्पिशियस तारा माने गए हैं, तो उस फेज में आपको गुड क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। जब कभी विपत, प्रत्यरि और बध तारा वाले नक्षत्र की दशा चलती है, ये तीन नक्षत्र जो हैं वो इनऑस्पिशियस नक्षत्र हैं। इनऑस्पिशियस अर्थात मैलिफिक तारा है, तो उनके फेज में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बैड क्वालिटी का रिजल्ट मिलेगा। अगर हम जन्म तारा यानी कि पहला और मित्र तारा यानी कि नाइन्थ तारा के बारे में बात करें तो वे न्यूट्रल तारा होते हैं। तो इनके फेज में वो प्लैनेट फंक्शनल मेलिफिक या बेनिफिक है, उसके हिसाब से आपको मिक्स्ड क्वालिटी का रिजल्ट मिलेगा, न्यूट्रल क्वालिटी का। यहाँ पे लास्ट के दो पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, क्या देखिए, फंक्शनल बेनिफिक आपके चार्ट में इन जनरल अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो फंक्शनल बेनिफिक अगर ऑस्पिशियस स्टार यानी कि संपत, शेम, साधक, मित्र वाले तारा में अगर वो रह जा रहे हैं तो वो उनके पीरियड में बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। वेरेज अगर वो विपत, प्रत्येक पद में रह गए तो उनके पीरियड में मिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा, यानी कि अच्छे के साथ साथ खराब रिजल्ट भी। बट अगर फंक्शनल मेलिफिक की बात करें, फंक्शनल मेलिफिक क्या है, आपको दुख दर्द देता है, तो वो अगर संपत, शेम, साधक या मित्र तारा में है तो वो आपको मिक्स्ड रिजल्ट देगा, यानी कि दुख के साथ साथ सुख की भी अनुभूति वो आपको देगा। बट अगर फंक्शनल मेलिफिक इनऑस्पिशियस स्टार में आ गया यानी कि विपत, प्रत्येक वध में, तो वो जो फेज होता है वो वर्स्ट रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करता है। देखिए थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा एग्जांपल पे डिस्कशन करते हैं। फीमेल नेटिक भी चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1998, टाइम है 9:36 AM, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है, और जो भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ वो सारे के सारे लहरी चित्रपट शयनामसुर बेस्ड है। लगन है 19 डिग्री 27 मिनट वर्गों पे। जन्म के वक्त चंद्रमा जो है वो 4 डिग्री 17 मिनट स्कॉर्पियो यानी कि अनुराधा नक्षत्र के फर्स्ट क्वार्टर में जन्म के चंद्रमा है। इवेंट क्या हुआ कि ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और अपने स्टेट सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो स्टेट सर्विसेज के जो ग्रुप ए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है वो अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही फरवरी 2024 में उन्होंने क्रैक कर दिया था। तब जब इन्होंने क्रैक किया तो दशा क्या चल रही थी, देखिए, मरकरी की दशा, जिसका स्पैन है 22 मार्च 2016 से 22 मार्च 2033 तक, वो जो 17 साल है उसके अंदर चल रही थी। और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी जो कि है उसका स्पैन था 22 अप्रैल 2023 से 21 सितंबर 2024 तक। सबसे पहले फोकस कीजिए नेटल चार्ट पे। यहाँ पे दो चार्ट दिया गया है, सबसे पहले नेटल चार्ट को देखिए, लेफ्ट वाला। मरकरी कहाँ बैठा है, 12th हाउस में। तो किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर को बोलेंगे क्या कि मरकरी 12th हाउस में बैठा है तो कुछ नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो गया दशा। नहीं 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 नहीं, मरकरी 12th हाउस में बैठा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 12th हाउस बन जाएगा आपका सोर्स। 12th हाउस सोर्स क्या है कि 12th हाउस आपको लोनलीनेस देता है, अकेलापन जिसको बोलते हैं। 12th हाउस आपको घर से दूर भेज देता है एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में। ये जब प्रिपेयर हो रही थी, अकेले एक रूम रह के वो प्रिपेयर हुई थी और घर से दूर हुई थी। तो 12th हाउस बन गया सोर्स। रिजल्ट क्या मिलेगा, लगन का और दसम भाव का। दसम भाव आपको क्या दिखाता है, सक्सेस, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट। तो मरकरी की दशा जो है इनको जनरली सोर्स बता रहे हैं, 12th हाउस का रिजल्ट मिला मेनली दसम भाव का। अब चंद्रमा के अंतर्दशा में हुआ है, देखिए चंद्रमा यहाँ पे तीसरे भाव में बैठा है। अब तीसरे भाव क्या दिखाता है, इंटरव्यू वगैरह। लॉर्ड किसका है, 11th लॉर्ड वो है।
जो कि क्या दिखाते हैं आपको, डिजायर फुलफिलमेंट। तो इंटरव्यू में सक्सेस वो आपको दिखा दिया। तो इस दशा अंतरदशा की कॉम्बिनेशन में इनकी सिलेक्शन हुई थी। अब देखिए ये तो ओवरऑल है। अगर हम प्रोग्रेस लगन टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो आपको और भी क्लैरिटी दे देगा। इनकी चल रही है मरकरी की दशा। अब जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र में, तो अनुराधा नक्षत्र के बाद जो मरकरी का नक्षत्र आएगा वो कौन सा नक्षत्र आएगा, ज्येष्ठ नक्षत्र आएगा, जो कि एंटायरली स्कॉर्पियो साइन में बैठा है। तो क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र स्कॉर्पियो साइन के अंदर एंटायरली आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि मरकरी की दशा चल रहा है जो कि ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी है, तो अभी हम स्कॉर्पियो साइन को रोटेट करके लगन बना देंगे, तो प्रोग्रेस लगन बन गया। ये जो प्रोग्रेस लगन बन गया, अब हमको देखना है कि महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी यहाँ पे कहाँ पे गए हैं। देखिए महादशा स्वामी बुध जो है, चाहे लगन चार्ट में द्वादश में बैठा हो, प्रोग्रेस लगन में दसम भाव में आ गया। और अंतरदशा स्वामी जो चंद्रमा है, चाहे तीसरे भाव में बैठे हो, प्रोग्रेस लगन में लगन पे आ गया। तो ये आपको प्रोग्रेस लगन दसम भाव क्या दिखाता है, वही सक्सेस, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन। लगन का एक केंद्र त्रिकोण है, फिर से गुड भाव। तो ये जो दशा अंतरदशा कॉम्बिनेशन है, प्रोग्रेस लगन इसको परफेक्टली ओके कर रहा है कि मिल जाएगा। अब देखते हैं नवतारा में। देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र से सेकंड में आ रहा है, तो वो संपत तारा में आ रहा है। और संपत तारा ऑस्पिशियस नक्षत्र है। तो एंटायर मरकर की दशा इनकी अच्छी जाने वाली, ओवरऑल अच्छे क्वालिटी का रिजल्ट मिलने वाले हैं। बट एक बात नोटिस कीजिए कि मरकरी यहाँ पे मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र इस कुंडली के लिए विपद तारा है। अगर विपद तारा की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, एक फंक्शनल बेनिफिक विपद तारा में आ जाए तो वो मिक्स्ड रिजल्ट देगा, अच्छे के साथ साथ खराब रिजल्ट देगा। इसके वजह से इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने रोक दिया, सेकंड अटेम्प्ट में इसको सहायता मिल गई। अगर हम चंद्रमा की बात देखें, तो चंद्रमा जन्म तारा में था। जन्म तारा न्यूट्रल होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब न्यूट्रल तारा हो जाता है, तो वो बर्थ चार्ट में जिस भाव को सिग्निफाई कर रहा होता है वो प्लैनेट, उसके रिलेटेड ही वो रिजल्ट देता है। क्योंकि चंद्रमा 11th लॉर्ड है, तो वो न्यूट्रली भी अच्छा रिजल्ट दिया और इनकी सिलेक्शन उस फेज में हो गई थी अंतर्दशा में। अब एग्जाम्पल नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ 10th नवंबर 1991, टाइम है 7:45 AM, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है नाम से लहरी, लगन है 15°9' स्कॉर्पियो। अगर हम मून साइन की बात करें, तो जन्म के वक्त इनकी चंद्रमा 4°44' सेजिटेरियस यानी कि मूल नक्षत्र के सेकंड क्वार्टर में था। अब देखते हैं इनके साथ इवेंट क्या हुआ कि इनको सूर्य के दशा जो 14 मई 2016 से 14 मई 2022 तक चली, इन्होंने बड़े सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, सारे अटेम्प्ट्स में फेल हुए। पर सूर्य के दशा का जो फोर्थ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में था, तब जाके वो ग्रुप है इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सर्विस में स्टेट के, वो सिलेक्ट हुए थे अप्रैल 2021 में केतु के अंतर्दशा में। ऐसा क्यों हुआ, नेटल चार्ट को देखिए, सूर्य 12th हाउस में बैठा है। फटाफट नहीं बोल देंगे कि लॉस होगा, नहीं। 12th हाउस इज द सोर्स। अब 12th हाउस सोर्स के देखिए, ये राज्य के बाहर जाके कोचिंग लिए थे, घर पे रहे ही नहीं थे, पूरा बाहर जाके कोचिंग करके पढ़ाई वढ़ाई करके पूरा घर से आइसोलेशन वो मेंटेन किए थे। रिजल्ट किसका मिलेगा, 10th हाउस का। तो सूर्य जो है सोर्स 12th हाउस को बना के रिजल्ट दिया 10th हाउस का, यानी कि सक्सेस। अब सूर्य अपना रिजल्ट देने के साथ साथ मंगल का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल देखिए 23°, सूर्य 23°, पूरा एग्जैक्ट कंजंक्शन पे है। मंगल इस चार्ट में लगन के साथ साथ 6th हाउस का स्वामी है। 6th हाउस क्या दिखा रहा है, कॉम्पिटिटर का लॉस। कॉम्पिटिटर का लॉस क्या है, इसका अर्थात आप कॉम्पिटिशन में जीत रहे हैं, क्योंकि आप जीतेंगे तो कॉम्पिटिटर हारेगा ना। तो इसलिए सूर्य जो है ओवरऑल सर्विस सेक्टर के लिए सक्सेस दिखा रहा था। तो केतु के अंतर्दशा की बात आता है, देखिए केतु 8वें भाव में बैठ गया है, कोई दृष्टि विष्टि किसी की है नहीं। तो केतु जनरली 8वें भाव तो सोर्स बनाएगा, अपने कारक तत्वों के साथ साथ मरकरा का भी रिजल्ट देने में सक्षम होगा, क्योंकि वो मरकरी की तरह एक्ट करेगा, शैडो प्लेनेट है, मरकरी के साइन में बैठा है। मरकरी की एक राशि है 8वें भाव में, दूसरी राशि है 11वें भाव में, दोनों की रिजल्ट देनी चाहिए। 11वीं की ही क्यों दिया, 8वां का क्यों नहीं दिया, आप सोचेंगे। तो इसका रिजल्ट आपको प्रोग्रेस लगन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए दशा चल रही है सूर्य की, जन्म हुए मूल नक्षत्र में। अब मूल नक्षत्र के बाद सूर्य का जो नक्षत्र है कौन सा आएगा, उत्तराषाढ़ नक्षत्र। अब इनका जो दशा चल रहा था उत्तराषाढ़ नक्षत्र के फोर्थ क्वार्टर में चल रहा था, यानी कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो फोर्थ क्वार्टर है वो मकर राशि में आता है, तो हम मकर राशि को रोटेट करके लगन बना देंगे।
तो हमारा प्रोग्रेस लगन बन गया। अगर प्रोग्रेस लगन को देखते हैं तो देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, 10th हाउस में। केतु कहाँ गया, 6th हाउस में। एंड 6th हाउस इज ऑलवेज सपोर्टिव टू एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव विन। तो इनका जो भी सिलेक्शन हुआ था केतु के वजह से हुआ था। प्रोग्रेस लगन में देखिए, अब नव तारा पे आते हैं। देखिए इनका, अगर हम उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बात करें, वो जन्म नक्षत्र यानी कि मूल से तृतीय में आ रहा था, तो ये विपत तारा में आ रहा है। अगर इसका स्वामी सूर्य की बात करें, सूर्य विशाखा तारा में बैठा है, तो विशाखा नक्षत्र में बैठा है, जो कि वध तारा है इस होरोस्कोप के लिए। विपत तारा का वाला नक्षत्र का दशा चल रहा है और उसका स्वामी सूर्य वध तारा में बैठा है। क्योंकि दोनों के दोनों आपके प्रॉब्लमेटिक फेज में आ गए, तो ये जो रिजल्ट इनको मिला, बार 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 मल्टीपल फेलियर मल्टीपल फेलियर मल्टीपल फेलियर, ये इसी नक्षत्र, ये जो नक्षत्र जिस तारा में है उस तारा के वजह से इनको मल्टीपल टाइम्स फेलियर मिला। सक्सेस क्यों मिला? प्रोग्रेस लगन की वजह से। अब केतु की अगर अंतर्दशा की बात करते हैं, केतु देखिए आर्द्र नक्षत्र में है, और इस हॉरोस्कोप के लिए आर्द्र नक्षत्र जो है वो साधक तारा में माना गया, यानी कि ऑस्पिशियस स्टार में। इसीलिए केतु अष्टम भाव में बैठने के बावजूद भी, क्योंकि प्रोग्रेस लगन में छठे में बैठा है और साधक तारा में बैठा है, तो वो छठा भाव रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देके इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन करके इनको जॉब दे दिया था, ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्विस। अब देते हैं स्पेशल केस ऑफ सटर्न एंड वीनस दशा। देखिए अगर आप उत्तर कलामृत बाय कालिदास, इनके अगर दशाफल खंड को देखें, इसमें 29 और 30 यानी कि जो 29-30 श्लोक है उनको अगर गौर करें, तो पहले 29वां श्लोक को देखिए कि भृगवर की यदि तुंग वे शोभवने वर्गोत्तमादो स्थितो तुल्यो योगो करो तथैव बलिनो तो चन्मिथो पकगो भूपालो धनदो पमोपि सततं भिक्ष्यसनो निष्फलः तत्रे कस्तु बलि परस्तु विबलश्चे दीर्यवान न्योगतः। तो ये जो मैंने आपको एक डिफिकल्ट वाला श्लोक पढ़ के सुनाया, इसका जो मोटा मोटी निकालें कि क्या बोल रहा है, देखिए कि वीनस और सटन, अगर क्या लिखा है, तुंगवे स्वभवने वर्गोत्तमादो स्थितो, एक्सल्टेड साइन, ओन साइन, वर्गोत्तम हो, या फिर ओवरऑल ये बताना चाह रहे कि दोनों को दोनों अगर स्ट्रांग हो या फिर वेल प्लेस्ड बैठे हुए हो बर्थ चार्ट में, तो उस फेज में भूपालो धनोदो पमोपि सततंग भिक्षासनो निष्फल। तो एक भूपाल अर्थ क्या है, धरती का राजा कौन है? मतलब धरती का रक्षक राजा, राजा भी भिक्षुक इस फेज में बन जाता है। इतना डेंजरस फेज है। तत्रे कस्तु बलि परस्तु विबलश्चे द्रिय वन योगदः। इस फेज में एक आदमी कंप्लीटली पावरलेस हो जाता है। जब कभी भी आपको वीनस में शनि की, वीनस की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, या फिर शनि की महादशा में वीनस की अंतर्दशा आएगी, उस फेज की बात यहाँ पे चल रहा है। अगर 30वां श्लोक देखें, 30वां श्लोक में क्या लिखा गया है कि तो द्वायोप्यो बलो व्ययष्ट रिपो गणो तद्भावोपो व्यापितत् तद्वा वैशयितो तदा शुभ करो शोक प्रदो भगवतो। इसका अर्थ क्या है कि वीनस और सटन अगर बलहीन हो, वीक हो, एफ्लिक्टेड हो, 6 8 12 भाव में बैठा हो, या फिर 6 8 12 भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में अगर बैठ जाए, यानी कि ओवरऑल बोले अगर ये दोनों अगर एफ्लिक्टेड हो, दोनों के दोनों, तो उस केस में वो वाला जो फेज होता है अत्यंत शुभकारी होता है। आपको हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, सारा का सारा अचीवमेंट आपको देगा नेटिव को। फिर इसका जो सेकंड श्लोक है जो लिखा गया है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, वो ये बता रहा है कि इन दोनों में से अगर किसी एक भी अगर जोरों से एफ्लिक्टेड हो, तब भी वो दशा जो है वो इतना डेंजरस रिजल्ट नहीं देता। बट अगर दोनों के दोनों बलशाली हों ओवरऑल, तो अपने दशा अंतरदशा पीरियड में ये लोग बहुत ही डेंजरस रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं। अब देखते हैं सटर्न विनस दशा के 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए ये मकर लगन की कुंडली है। शनि लगने से शुक्र योग कारक है, शनि लगने से होकर त्रिकोण में बैठा है, और शुक्र योग कारक 5th लॉर्ड होके केंद्र में बैठा है। तो कितने बढ़िया बढ़िया राजयोग बना दिए हैं। जब इनकी सटन की महादशा और वीनस की अंतर्दशा चली, सडन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, लोन में डूब गए पूरी तरह से, और एक अच्छे खासे लाइफस्टाइल से दरिद्र बन गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सैटर्न और वीनस
दोनों के दोनों वेल प्लेस्ड है इस हॉरोस्कोप में। एग्जाम्पल नंबर 2, तुला लगन की कुंडली है, शुक्र लगने से त्रिकोण में बैठा है, शनि त्रिकोण का स्वामी राजयोग कारक प्लैनेट होके केंद्र में शश योग बना रहा है। जब इनकी शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चली तो इनको फॉल्स एलिगेशन लग के 2 हफ्ते तक जेल जाना पड़ गया, यानी कि डिफेमेशन जिसको बोलते हैं, अच्छा खासा, विदाउट एनी रीजन। एग्जाम्पल नंबर 3, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की चार्ट है। जब इनकी सैटर्न और वीनस की दशा चल रही थी उस टाइम पे देखिए, ये अपने एज पोजीशन, एज पीएम, एज ए प्राइम मिनिस्टर को रीगेन किए थे इलेक्शन में जीत के। देखिए इनके कुंडली में शनि जो है वो 8th लॉर्ड है, लगन में अपने मरण कारक स्थान में बैठा है, सबसे खराब स्थान में, दो दो पाप ग्रह के बीच में बैठा है, क्योंकि 12th हाउस में बैठा है केतु, सेकंड हाउस में बैठा है मार्स, तो शनि हेविली एफ्लिक्टेड इस चार्ट में। शुक्र की बात करें, शुक्र धनु राशि में 6ठे भाव में मरण कारक स्थान में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो ये शुक्र जो है ये भी अफेक्टेड है। तो इस चार्ट में शनि शुक्र पूरी तरह से अफेक्टेड है, जिसके वजह से शनि की महादशा और वीनस की अंतर्दशा में एज पर उत्तर कालामृत, ये एज पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपनी पोजीशन जो है वो रिगेन कर लिया था। अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ सैटर्न एंड वीनस दशा जो है, इस रेमेडियल मेजर क्या होगा। सपोज किसकी बहुत ही खराब चल रहा है पीरियड, तो उसके लिए हमको बृहद पराशर होरा शास्त्र में लौटना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो चैप्टर है शनि अंतर्दशा फलादेय, अर्थात शनि की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो तो उसका रेमेडियल मेजर क्या होगा। तो उसमें क्या लिखा गया है कि आपको देवी दुर्गा जी की जो मंत्र है उसका चैंटिंग करना है, पहली बात। इसके साथ ही आपको एक सफेद गाय या फिर एक काली भैंस, फीमेल बफेलो जो है, उसका आपको डोनेट कर देना है। तो इससे आपको सटन वीनस की जो सटन महादशा और वीनस अंतर्दशा की जो मेलिफिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम वीनस अंतर्दशा फलाध्याय, यानी कि वीनस की महादशा और शनि की अंतर्दशा की अगर बात करते हैं तो उस केस में क्या लिखा गया है कि तिल जो सेसमी सीड्स होता है उससे अगर हम हवन करवाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अगर चंडी पाठ करें, तो वीनस की महादशा में जो शनि की अंतर्दशा वाली मेलिफिक रिजल्ट आता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम उसके जो कुप्रभाव है इससे हम बच सकते हैं। तो हमारी पीपीटी बड़ी लंबी थी, अभी कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए चलिए, एज बार बृहद पराशर होरा शास्त्र दशाध्याय, कलयुग में एक जो एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन की, चूंकि 120 साल है और विंशोत्तरी दशा भी 120 साल का होता है, तो कलयुग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा है वो विंशोत्तरी दशा है। सेकंड बात यह है कि ये जो विंशोत्तरी दशा के 120 साल है वो 9 प्लैनेट्स में अनइक्वली डिवाइड किया गया है, जिनमें से वीनस को मैक्सिमम 20 साल की दशा एलोकेट की गई है और सूर्य को, वीनस को मैक्सिमम 20 साल की और सूर्य को मिनिमम 6 साल की। फिर है कि प्लानेट D1 चार्ट में जिस भाव को ऑक्यूपाई कर देता है, जिस भाव में बैठ जाता है, वो भाव एक सोर्स बन जाता है इवेंट के लिए। इवेंट नहीं, वो सोर्स बन जाता है। तो इवेंट या फिर रिजल्ट क्या है कि वो प्लानेट जो जो भाव की लॉर्डशिप कैरी करता है D1 चार्ट में, इसी के साथ ही अगर वो किसी दूसरे प्लैनेट के साथ साइन एक्शन कंजंक्शन या म्यूचुअल एस्पेक्ट वगैरह दे रहा हो और विद इन ऑर्ब दे रहा हो, विद इन रेंज, उनका जो इन्फ्लुएंस रेंज है, तो उनकी रिजल्ट या फिर इवेंट भी उस पीरियड में फ्रक्टिफाई होता है। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु केतु की चूंकि उनकी राशियों को लेकर कंट्रोवर्सी है, तो वो अपनी दशा में मेनली अपने जो नेचुरल कारक तत्व हैं उनका रिजल्ट वो देते हैं along with the planet they are in conjunction with or getting aspect from within their orbit। अगर हम प्रोग्रेस लगन की बात करें तो जिस प्लैनेट की दशा चल रही होती है, हमारा जन्म नक्षत्र के बाद उस प्लैनेट का कौन सा नक्षत्र आता है और वो नक्षत्र किस राशि में आता है, उस राशि को अगर हम रोटेट करके लगन माना दे उस पर्टिकुलर दशा के लिए, तो हमको प्रोग्रेस लगन चार्ट बन जाता है। D1 चार्ट में जो प्लैनेट की दशा अंतर्दशा है वो हमको बताता है कि ये सोर्स, ये रिजल्ट, मगर जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है एंटायर दशा में वो क्या रहेगा, वो हमको प्रोग्रेस लगन चार्ट में दशा और अंतर्दशा नाथ की जो प्लेसमेंट है वो आपको बताता है। अगर हम नवतारा की बात करते हैं तो नवतारा हमको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर दशा में कितना अच्छा कितना खराब।
रिजल्ट मिलने वाला है। और ओवरऑल दशा का जो है वो ऑस्पिशियसनेस कहते हैं, शुभ है अशुभ है, फॉर्चुनेट है या मिसफॉर्चून देगा। तो इनमें से जब विपत प्रत्यरी और बध तारा वाले नक्षत्र के जब दशा चल रही होती है, तो वो वाली दशा जो होती है आपको चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स देता है नेटिव के लाइफ में। और फाइनल ये है कि सैटर्न और वीनस की जो म्यूचुअल पीरियड है वो एक स्पेशल केस कैरी करता है। अगर सैटर्न और वीनस आपके चार्ट में पूरी तरह से एफ्लिक्टेड हैं, खराब प्लेसमेंट है, पूरा बर्बाद बैठे हैं, तो उनकी दशा अंतरदशा का जो कॉम्बिनेशन है, शनि की अंतरदशा में शुक्र की दशा और शुक्र की अंतरदशा शनि की महादशा, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया रिजल्ट प्रदान करेगा अगर दोनों के दोनों बेकार बैठे हैं। अगर दोनों के दोनों वेल प्लेस्ड हो गए, यानी कि शनि वगैरह सब एग्जॉल्टेड, शुक्र भी एग्जॉल्टेड, बढ़िया बढ़िया केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो उनका जो फेज आएगा सटन वीनस या वीनस सटन में, वो आपके जिंदगी का सबसे वर्स्ट फेज होगा। और उससे बचने का जो उपाय है वो बृहत पराशर में जो लिखा गया है वो पिछले स्लाइड में आपको प्रदान कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारी टोटल डिस्कशन आज की समाप्त होती बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। शब्द हमेशा ही कम पड़े हैं। मैं जितनी बार भी आपके वीडियोस के साथ के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बैठता हूँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत अधिक रिसर्च के साथ बताई हुई चीजें होती हैं जो कॉमनली कोई अच्छा टीचर भी अपनी क्लासेस में डिस्कस नहीं कर रहा होता। अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत ही श्रेष्ठ। आप सभी जानते हैं कुमार साई प्रीतम रिसर्च की तरफ काम करने वाले लोगों में से हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, और ऐसी ऐसी जानकारी आपके लिए निकाल के लाते हैं जो सामान्यता आपको कहीं और नहीं मिलती। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपको कोई भी बातचीत करनी हो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इस बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।